नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश कोर के सेकंड टर्म के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए 16 तारीख के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाइल्डहुड पोएम से क्या लिखा गया। क्वेश्चन, What loss did the poet talk about in the poem Childhood? चाइल्डहुड कविता में कवि ने किस लॉस यानी हानि की बात की है। Why did the poet realize when he crossed the age of 11? 11 वर्ष की आयु पार करने पर कवि को क्या पता चला। ठीक है, चलिए इसका परफेक्ट आंसर देख सकते हैं आप लोग। क्या लिखा गया इन द पोएम चाइल्डहुड, द पोएट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड द इनोसेंस ही हैड। चाइल्डहुड कविता में कवि आश्चर्य करता है कि कब उसने अपना बचपन और अपनी मासूमियत यानी इनोसेंस खो दी। ठीक है, When the poet crossed the age of 11 years, he realized that he had lost his childhood and had developed a mind of his own. He also found out the non-existence of hell and heaven. जब कवि ने 11 वर्ष की आयु पार कर ली तो उसने यह महसूस किया कि उसने अपना बचपन खो दिया और अपना माइंड यानी डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया, और उन्होंने हेल यानी नरक और हिवेन यानी स्वर्ग के गैर अस्तित्व का भी पता लगा लिया। यानी जब उनका माइंड डेवलप हो गया, यानी कब डेवलप हुआ दोस्तों, जब उसने अपना 11 साल पार कर लिया तब उसका माइंड डेवलप हो गया और उन्होंने हेल और हिवेन का जो गैर अस्तित्व है, जो दुनिया में होता ही नहीं है, उसका पता लगा लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में। क्या लिखा गया, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में क्या शामिल है। ठीक है, चलिए बड़े होने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू द पोएम यानी कविता के अनुसार देयर आर न्यू थॉट्स यानी नए विचार, लव यानी प्रेम, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, रियलाइजेशन यानी बोध, फिक्शन कल्पना, ट्रुथ यानी सत्य, एज यानी उम्र। ठीक है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द पोएम देयर आर न्यू थॉट्स, लव, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, फिक्शन, ट्रूथ, एज, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 3 से लिया गया दोस्तों, चाइल्डहुड पोएम से। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट फॉल्ट्स डज मार्कस नाटेन फाइंड इन ग्रोन अप्स एडल्ट्स। मार्कस नाटेन वयस्कों यानी बड़ों में क्या क्या दोष पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया, द पोएट मार्कस नाटेन फाइंड्स मैनी फॉल्ट्स इन ग्रोन अप्स। ठीक है, कभी मार्कस नाटेन को ग्रोन अप्स यानी बड़ों में कई फॉल्ट्स यानी दोष मिलते हैं। ठीक है, He says that grown ups are hypocrites. वे कहते हैं कि बड़े जो लोग होते हैं वे पाखंडी होते हैं। क्या होते हैं, ढोंगी होते हैं यानी हाइपोक्राइट्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। They do not practice what they preach. वे लोग खुद उनका आचरण नहीं कहते जो उन लोग उपदेश देते हैं। ठीक है, उपदेश देते हैं लेकिन उनका आचरण वो लोग खुद नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट एज गुड एज दे अपीयर टू बी। वे लोग उतने अच्छे नहीं होते जितने दिखते हैं। ठीक है, नॉट डू दे प्रैक्टिस लव इन देयर एक्शंस एज दे प्रीच इट सो फ्रीक्वेंटली। ठीक है, वे उतने अच्छे नहीं है जितने दिखते हैं दोस्तों, ना ही वे प्रेम से पेश आते हैं जैसा कि प्रेम का पाठ उन लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो बड़े लोग होते हैं वे लोग जैसे देखते हैं वैसे होते नहीं है, एकदम पाखंडी टाइप के होते हैं, ढोंगी होते हैं यानी हाइपोक्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, व्हाट सॉर्ट रिलेशनशिप डू द फादर एंड द सन हैव इन द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन कविता में पिता और पुत्र का किस प्रकार का संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया, इन द पोएम फादर टू सन देयर इज अ सो रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है दोस्तों, खट्टा सा रिश्ता है। ठीक है, बिटवीन द फादर एंड द सन, बाप और बेटे के बीच में कैसा रिश्ता है दोस्तों, खट्टा सा रिश्ता है, मीठा सा रिश्ता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, सो रिलेशनशिप है। देयर हैज बिकम ए लॉन्ग डिस्टेंस और गैप बिटवीन द फादर एंड द सन। बाप बेटे में क्या हो गया दोस्तों, एक दूरी हो गया, एक गैप हो गया। ठीक है, दे बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स, दोनों अजनबियों की तरह बिहेव करते हैं। देयर इज नो अटैचमेंट बिटवीन देम, दोनों के बीच में कोई भी लगाव नहीं है, कोई भी अटैचमेंट नहीं है। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच में कोई भी समझदारी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल। क्या कविता फादर टू सन एक विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुभव की बात करती है या काफी हद तक सार्वभौमिक है। ठीक है, चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया,
ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम इट इज फेयरली यूनिवर्सल, कविता के आधार पर यह काफी हद तक यूनिवर्सल है, ठीक है, यानी सार्वभौमिक है। इट डिस्क्राइब्स द रियलिटी ऑफ द रिलेशनशिप इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यह आधुनिक दुनिया में रिश्तों की वास्तविकता का वर्णन करता है, ठीक है। There has become a long distance or gap between the father and the son, पिता और पुत्र के बीच में क्या हो गया दोस्तों, एक लंबी सी दूरी हो गई, एक खाई हो गया, एक गैप हो गया, ठीक है। They behave like strangers to each other, दोनों एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते, बर्ताव करते हैं, यानी अजनबी की तरह, ठीक है। देयर इज नो अटैचमेंट बिटवीन देम, दोनों के बीच में कोई भी अटैचमेंट यानी लगाव नहीं है। दस द पोएम डिस्क्राइब्स द जनरेशन गैप बिटवीन द फादर एंड द सन, इस प्रकार कविता पिता और पुत्र के बीच पीढ़ी के अंतर यानी जनरेशन गैप का बात करते, ठीक है। पिता किसी और पीढ़ी का और बेटा किसी और पीढ़ी का, दोनों में जनरेशन गैप को दिखाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं क्या पूछा गया। द फादर एंड द सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस सिचुएशन, पिता और पुत्र एक दूसरे के लिए अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं, इस स्थिति के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो बाप बेटा है दोनों अजनबी की तरह बिहेव करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, कारण पूछा गया। ये सेट 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया। द फादर एंड द सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स, पिता और पुत्र एक दूसरे से अजनबी की तरह बिहेव करते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन गैप कैन बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस सिचुएशन, याद रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की कमी और जनरेशन गैप यानी पीढ़ी का अंतर इस स्थिति के संभावित कारण हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 2 कारण, एक अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की कमी, बाप बेटा में कोई समझदारी नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को समझने में कोई भी सक्षम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और इन दोनों के बीच में पीढ़ी का अंतर है, ठीक है, यानी जनरेशन गैप है, ठीक है। उसका आगे देखते क्या लिखा गया। द फादर एंड द सन रिप्रेजेंट द जनरेशन गैप दैट सेपरेट्स एवरी फादर एंड एवरी सन इन एवरी फैमिली, पिता और पुत्र उस पीढ़ी के अंतर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर परिवार में हर पिता और हर बेटे को अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जनरेशन गैप के कारण होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये सेट 2 से पूछा गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद एकदम परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अर्थ्स बायोलॉजिकल सिस्टम नाउ एंड व्हाई, पृथ्वी की 4 जैविक प्रणालियां पूछा गया दोस्तों, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स पूछा गया पृथ्वी का, ठीक है, और पृथ्वी की जैविक प्रणालियों की अभी क्या स्थिति है और ये स्थिति क्यों है, ठीक है, ये पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका छपने वाला, लिख के लीजिए, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या लिखा गया। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ हैज 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन बताते हैं कि पृथ्वी की 4 प्रमुख जैविक प्रणालियां है, ठीक है, वो कौन कौन सी है। दे आर फिशरीज यानी मत्स्य पालन, फॉरेस्ट्स यानी जंगल, ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स यानी फसल के मैदान, ठीक है। दिस सिस्टम्स आर द फाउंडेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, याद रखिएगा। दिस सिस्टम्स आर ये जो 4 सिस्टम्स है आर द फाउंडेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, ये चारों जो है हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या है दोस्तों, नींव है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसकी स्थिति क्या है दोस्तों, ये आंसर में लिखा गया है। बट टुडे फॉरेस्ट आर बीइंग कट, यानी जो जंगल है वो क्या किए जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ठीक है। ग्रासलैंड्स आर टर्निंग इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स है यानी घास के मैदान है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं दोस्तों, बंजर जमीन में तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। देयर ओवर यूज बाय ह्यूमन इज काउजिंग देयर फास्ट डिप्लीशन, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो मानव के द्वारा इनका जो अत्यधिक यूज किया जा रहा है ये इनका तेजी से क्षय का कारण बन रहा है, ठीक है। सुन देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू यूज, जल्द ही इनका बचने लायक कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी उपयोग करने लायक चीज नहीं बचेगा, जैसा इंसान अभी तेजी से इनका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या लिखा गया। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, यह जो नोटिस है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाइज दैट मैन हिमसेल्फ इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल बिकॉज देयर इज नो एनी एनिमल in the cage but it has a mirror in which one can see oneself, he can destroy everything, ठीक है। ये जो चिड़ियाघर है दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये इंसान को खुद सिग्निफाई करता है दोस्तों कि इंसान जो है वो खुद सबसे बड़ा एनिमल है, सबसे बड़ा एनिमल नहीं, सबसे डेंजरस एनिमल है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे खतरनाक एनिमल है, ठीक है। इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर यहाँ पर इंसान को कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा। जब भी कोई एंट्री लेता है इस जू में
तो उस जू में और कुछ नहीं दोस्तों, एक मिरर रखा गया है, एक आईना रखा गया है, एक दर्पण रखा गया है, जिसमें कोई भी जो एंट्री लेता है वो अपने आप को देखता है। यानी जो इंसान इस जू में एंट्री लेता है वो अपने आप को देखता है। इससे क्या सिग्निफाई होता है दोस्तों कि इंसान जो है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, ठीक है। वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, पूरी पृथ्वी को पॉल्यूट कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, एकदम परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। टाइम मानिए सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी वीडियो है, इसको अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए और सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? What are the reasons that are leading to depletion of our natural resources? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 3 से पूछा गया दोस्तों, ठीक है। वे कौन कौन से कारण है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास यानी कमी का कारण बन रहे हैं, ठीक है। कारण पूछा गया दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एक्सेसिव ह्यूमन डिजायर फॉर ऑल एमिनिटीज ऑफ लाइफ आर सम ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि यानी पॉपुलेशन में वृद्धि और जीवन की सभी सुविधाओं के लिए अत्यधिक मानवीय इच्छा इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा गया है। एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फर्दर लीड टू डिप्लेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। वनों की कटाई, अति खपत और संसाधनों की बर्बादी जैसी गतिविधियां हमारे प्राकृतिक संसाधनों को और भी कम कर रही है। ये सब क्षय का कारण है दोस्तों, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का क्षय का कारण यही सब है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन में वृद्धि, याद रखिएगा ये जो जनसंख्या में वृद्धि जो है सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया। हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स? मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन है और वह अन्य शिक्षकों से किस प्रकार भिन्न है, अन्य मास्टर से किस प्रकार अलग है दोस्तों, ये पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख सकते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज द मिडिल एज्ड स्कूल टीचर। ये जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है ये मध्यम एज के टीचर है, ठीक है, याद रखिएगा मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक है। ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, एक कड़ा टीचर है दोस्तों, एक स्ट्रिक्ट टीचर है। ही लाइक्स डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ही गिव्स एक्स्ट्रा वर्क टू हिज स्टूडेंट्स, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क्स देते हैं दोस्तों। ही डजंट लीक द रिजल्ट लाइक अदर मास्टर, दूसरे टीचर्स की तरह, दूसरे मास्टर की तरह ये रिजल्ट को लीक नहीं करते, ठीक है। ही फॉलोज द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही कड़े से अपना रूल्स को फॉलो करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ही डजंट लाइक फ्लैटरी, चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हिज स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ हिम बट दे लाइक हिम, इनके जो स्टूडेंट्स हैं ये उनसे डरते हैं लेकिन सारे स्टूडेंट्स ये जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उनको पसंद भी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया। फॉर होम इज टैप्लो वेटिंग एंड व्हाई, ये जो टैप्लो है किसके लिए इंतजार कर रहा है और क्यों, ठीक है। जैसे हम बताएं मिस्टर क्रॉकर है एक टीचर थे, ये टैप्लो जो है एक स्टूडेंट है, याद रखिएगा। ये किसके लिए वेट कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 2 से पूछा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। Taplo is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. ये जो टैप्लो है दोस्तों याद रखिए 16 साल का लड़का है जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है। He is waiting for his teacher मिस्टर क्रॉकर हैरिस because he missed a day last week when he was ill. ये जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतजार कर रहे क्योंकि इन्होंने यानी टैप्लो ने लास्ट वीक में एक क्लास मिस कर गया था, इसलिए यहां पर आया है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, ठीक है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ हार्ड टास्क मास्टर, ये जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है एक हार्ड टास्क मास्टर है। ही कांट एक्सक्यूज सच अ लैप्स, इस तरह बहाना को वो बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले, ठीक है। सो ही गिव्स एक्स्ट्रा वर्क टू टैप्लो, इसलिए टैप्लो को एक्स्ट्रा वर्क देता है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया। व्हाई डज टैप्लो से दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 3 से पूछा गया, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं क्या पूछा गया है। टैप्लो क्यों कहते हैं कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है शायद ही इंसान है, यानी इंसान है ही नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं टैप्लो, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। टैप्लो फील्स दैट पुटिंग इन एक्स्ट्रा वर्क वुड मेक नो डिफरेंस टू मिस्टर हैरिस। ही हैड टोल्ड टैप्लो दैट he had got what he deserved, ठीक है। टैप्लो सस्पेक्ट्स he might be awarded with fewer marks to make him do extra work. He feels Mr. Harris is unfeeling worse than a sadist and thus
कॉल्स हिम हार्डली ह्यूमन। याद रखिएगा, टेप्लो को लगता है कि एक्स्ट्रा वर्क करने से मिस्टर हैरिस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसने टेप्लो से कहा था कि उसे वह मिला है जिसका वह हकदार है, जो वह डिजर्व करता है। ठीक है, टेप्लो को संदेह है कि उसे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कम मार्क्स से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, उनको कम मार्क्स मिलने वाला। ठीक है, उन्हें लगता है कि मिस्टर हैरिस जो है वो सैडिस्ट से भी बदतर महसूस कर रहे हैं और इस तरह उन्हें हार्डली ह्यूमन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह ये जो टेप्लो है उनको लगता है कि ये जो क्रॉकर हैरिस है वो शायद ही इंसान है, यानी इंसान है ही नहीं। ठीक है, उनके जैसा इंसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, Who was Dr. Andrew? Where was he working? ये भी एकदम छपने लायक क्वेश्चन है, लिख के ले लीजिए, ये भी आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए दोस्तों, क्वेश्चंस को समझिए और आंसर्स को याद कीजिए। आपके पास 2-3 दिन टाइम बचा हुआ दोस्तों, 16 तारीख के एग्जाम आप फाड़ दीजिए। ठीक है, आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, डॉक्टर जो एंड्रू है वो कौन है और वह क्या काम करता है। ठीक है, तो डॉक्टर एंड्रू इज अ यंग मैन। याद रखिएगा, जो डॉक्टर एंड्रू है एक युवा आदमी है, एक यंग मैन है, जिसने हाल ही में क्या किया दोस्तों, एक डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की है। ठीक है, who has recently qualified as a doctor। याद रखिएगा, आगे देखते हैं। he was working as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Ballinlee। ठीक है, वह बैलेनली के छोटे से वेल्स खनन शहर में यानी माइनिंग टाउन में डॉक्टर एडवर्ड पेज के पास क्या है, सहायक के रूप में काम कर रहा था। याद रखिएगा, असिस्टेंट के रूप में वह डॉक्टर एडवर्ड पेज के पास काम कर रहा था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डॉक्टर एंड्रू कौन थे। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा, डॉक्टर एंड्रू इज अ यंग मैन हु हैज रिसेंटली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। जो डॉक्टर एंड्रू थे वो एक यंग मैन है जिसने हाल ही में क्या किया है, डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की है। और क्या है दोस्तों, ये एक अभी असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, किसके पास, डॉक्टर एडवर्ड पेज के पास। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, हु वाज जो मॉर्गन, व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रू मैनसन। जो मॉर्गन है वो कौन थे और डॉक्टर एंड्रू मैनसन की वेटिंग क्यों कर रहे हैं, यानी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 2 से पूछा गया दोस्तों। चलिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, जो मॉर्गन वाज ए ड्रिलर इन बैलेनली। क्या है दोस्तों, एक ड्रिलर है खनन शहर में। ठीक है, ही वाज ए बिग स्ट्रॉन्ग एंड हैवी मिडिल एज पर्सन। एक हट्टा खट्टा इंसान है दोस्तों, मिडिल एज का इंसान है। जो एंड हिज वाइफ सुसैन, जो और उनके पत्नी सुसैन, हु हैड बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जिनके शादी अभी कितने साल हुए दोस्तों, नियरली 20 ईयर्स यानी 20 साल हुए हैं। वेर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, अपना पहला बच्चा का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, वेट कर रहे हैं। ठीक है, आशा कर रहे हैं। जो वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रू मैनसन टू हेल्प सुसैन इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, याद रखिएगा, जो बच्चे की डिलीवरी में सुसैन की मदद करने के लिए डॉक्टर एंड्रू मैनसन की प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों ये वीडियो। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है, व्हाई डिड आइंस्टीन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। आइंस्टीन जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा क्यों कहा, मुझे तारीखों को सीखने में कोई मतलब नहीं दिख रहा, कोई दिलचस्प नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी हिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे डेट्स दिए जाते हैं और वो डेट्स का कोई मतलब नहीं दिखता अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, यानी डेट्स याद करने का कोई फायदा अल्बर्ट आइंस्टीन को दिखता नहीं है। क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया। Einstein said this when the history teacher asked him about the dates of the Waterloo battle। आइंस्टीन ने यह बात तब कही जब इतिहास के शिक्षक ने उनसे वाटरलू युद्ध की तारीखों के बारे में पूछा। आगे देखते क्या लिखा गया। He replied honestly that he didn't like learning dates at all as there is no यूज ऑफ इट। उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया कि उन्हें तारीखें सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसका कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। इनफैक्ट he didn't see any point in learning facts। याद रखिएगा, उनको कोई फायदा भी नहीं दिखता है सब याद करने का। he never considered learning facts as education। वो तारीखों को सीखने का कोई भी ये एजुकेशन नहीं मानता। ठीक है, शिक्षा एकदम नहीं मानता। ठीक है, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन एकदम तारीख याद करना नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, What does Elsa think is enough to pass the examination? एल्सा परीक्षा पास करने के लिए क्या पर्याप्त सोचती है, क्या इनफ सोचती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। एल्सा इज अल्बर्ट्स कजन
ये जो एल्सा है अल्बर्ट की चचेरी बहन है, ठीक है, कजन मतलब यहाँ पर दोस्तों चचेरी बहन है, ठीक है। सी नॉर्मली लिव्स इन बर्लिन, जो आमतौर पर कहाँ रहती है दोस्तों, बर्लिन में रहती है। वेयर हर फादर हैज अ बिजनेस, यहाँ उनके पिता का क्या है दोस्तों, बिजनेस है यानी व्यवसाय, ठीक है। सी थिंक्स दैट वन कैन पास द एग्जामिनेशन सिंपली बाय लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट एंड रिपीटिंग देम इन द एग्जाम्स, ठीक है, याद रखिएगा। वह सोचती है कि कोई भी व्यक्ति केवल दिल से चीजों को सीखकर और परीक्षा में दोहरा कर परीक्षा पास कर सकता है। A student doesn't have to understand what he is taught. एक स्टूडेंट को यह समझना नहीं चाहिए कि उन्हें क्या सिखाया गया, ठीक है, बस चीजों को दिल से सीखना चाहिए और एग्जाम में उन्हें दोहराना चाहिए, बस ये इनफ है पास करने के लिए, ठीक है, एल्सा यही सोचती है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 3 से लिया गया, ठीक है। व्हाई डिड अल्बर्ट फील माइजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, जब अल्बर्ट ने उस दिन स्कूल छोड़ा तो वह दुखी क्यों हुआ, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया, अल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे बिकॉज he had to go back to the hateful place the next morning. He only wished his father would take him away. उस दिन जब अल्बर्ट ने स्कूल छोड़ा तो उसे बहुत दुख हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसे अगले सुबह उस घृणित स्थल पर दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है। वह केवल यही चाहता था कि उसके पिता उसे स्कूल से हटा ले, यानी वहां से नाम कटा के उस स्कूल से हटा ले, ठीक है, यही चाहता था, यही विश करता था। वह घृणित जगह यानी स्कूल को घृणित जगह समझता था, उस स्कूल में जाना नहीं चाहता था क्योंकि हिस्ट्री टीचर से बहस हो गया था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, Why has the article been titled Silk Road? ये जो आर्टिकल का जो टाइटल सिल्क रोड क्यों रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, Silk Road was the ancient trade route between China and the outside world. The article mentions the main east-west highway which followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. The traders probably used this route for buying silk from Kashmir, and the writer undertakes his journey along this road. Therefore, it has been titled Silk Road. ठीक है, याद रखिएगा, ये जो सिल्क रोड है चीन और बाहरी दुनिया के बीच का प्राचीन व्यापार मार्ग था, ठीक है। लेख में यानी ये जो आर्टिकल में मुख्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग का उल्लेख किया गया है जो लासा से कश्मीर तक पुराने व्यापार मार्ग का अनुसरण करता था। व्यापारी शायद इसी रास्ते का इस्तेमाल कश्मीर से रेशम खरीदने, ठीक है, याद रखिएगा, सिल्क खरीदने के लिए करते थे, और लेखक भी शायद इसी रास्ता से आया था, ठीक है, यात्रा के लिए आया था, इसीलिए इसे सिल्क रोड नाम दिया गया, याद रखिएगा, इससे टाइटल दिया गया सिल्क रोड का, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। क्या पूछा गया, why did the author want to go to the Mount Kailash? What challenges did he face on his way to Mount Kailash? लेखक कैलाश पर्वत पर क्यों जाना चाहता था, उनका पर्पस क्या था, ठीक है, ये पूछा गया है। कैलाश पर्वत पर जाते समय उन्हें किन चुनौतियों का, किन तकलीफों का सामना करना पड़ा, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इनका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश वाज टू कंप्लीट द कोरा व्हिच वाज अ सैक्रेड रिलीजियस रिचुअल अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। याद रखिएगा, लेखक की कैलाश पर्वत की यात्रा का उद्देश्य यानी पर्पस कोरा को पूरा करना था जो हिंदू और बौद्ध परंपरा के अनुसार एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान था। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी एट हाई एल्टीट्यूड द ऑथर सफर्ड फ्रॉम कोल्ड, हेडेक एंड लॉस ऑफ स्लीप ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। ऊंचाई पर यात्रा के दौरान लेखक को ठंड, सिर दर्द और अधिक ऊंचाई के कारण नींद की कमी का सामना करना पड़ा, ठीक है, ये सब सफर किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चेन। डार्चेन में लेखक की शारीरिक स्थिति का वर्णन करें, ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं, क्या लिखा गया, द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन ऑन हिज अराइवल इन डार्चेन वाज हॉरिबल, ठीक है, डार्चेन पहुंचने पर लेखक की शारीरिक स्थिति दोस्तों भयानक थी। He underwent few health problems in Darchen. उन्हें डार्चन में कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। At high altitude, he couldn't able to breathe well. ठीक है, अधिक ऊंचाई होने के कारण वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, ठीक है। He was suffering from cold. वह सर्दी से पीड़ित था। ही वॉज टेकन टू मेडिकल कॉलेज, उन्हें कहाँ ले जाया गया दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया जहां डार्चन में, ठीक है। वेयर द डॉक्टर गैव हिम सम मेडिसिन, जहां उनको डॉक्टर के द्वारा कुछ मेडिसिन दिया गया, दवाई दिया गया। द मेडिसिन हैड अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन हिम एंड ही रिकवर्ड सून। उस पर दवा का अद्भुत प्रभाव पड़ा और वह जल्दी स्वस्थ हो गया, ठीक है।
ये था आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आशा करते हैं ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अच्छे से इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और इंग्लिश कोर में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।